हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है प्रेपवेल के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं BHU 2020 का जीके पेपर के सॉल्यूशन को देखेंगे और साथ ही साथ ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। रीज़न क्या है? पहला तो जो हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने BHU की प्रिपरेशन हमारे यहाँ से की है, वो लोग इजीली ये बता पाएंगे कि यहाँ पे इस पेपर में 90% एंड अबव जो भी क्वेश्चन थे वो हमारे क्लास नोट्स और वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू आप लोगों को मिले थे और एज इट इज वही पेपर आपके क्वेश्चन में देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो इन फ्यूचर अटेम्प्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। रीजन क्योंकि BHU में आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारे टाइम पे प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो रिपीट होते रहते हैं और इसी रीजन से ये इन फ्यूचर जो एस्पिरेंट होंगे उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो इसी टाइप के वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं इस टाइप के वीडियोस को देखना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अदर नोटिफिकेशन और इम्पॉर्टेंट PDF के लिए आप इन दोनों प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो कर सकते हैं और इन सभी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन पूछा गया है कि जया इज द नेम ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ व्हाट। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाई यील्ड वैरायटी क्या होते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कि जब हमारे पास फूड क्राइसिस चल रहा था उस टाइम पीरियड पे हम लोग वर्क कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ऐसे क्रॉप को डेवलप किया जाए जो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकते हो और साथ ही साथ जो नेचुरल कैलामिटी है, नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं, वो बचे हुए हों। अब कैसे बचे हुए हों तो उसके बारे में सोचिए। जस्ट लाइक कोई एक क्रॉप है जिसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज या अदर वॉर्म्स के कारण वो नुकसान हो सकता है, तो उनसे बचाने के लिए यहाँ पे हाई यील्ड वैरायटी, जो कि बेसिकली कहा जा सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्रॉप को डेवलप किया जाता है। तो ऐसे ही एक क्रॉप का आपको नाम गिवन है, दैट इज जया। आपको बताना है कि ये क्रॉप किससे रिलेटेड है। तो देखो, ये जो पर्टिकुलर क्रॉप है, दो पर्टिकुलर क्रॉप को हम लोगों ने 1966 के अंदर डेवलप किया था। ये क्रॉप कौन कौन से थे? तो पहला आंसर आता है आपके पास जया और दूसरा आपके पास आंसर आता है रत्ना। ये दोनों ही क्रॉप 1966 के टाइम पे डेवलप किए गए थे और इनका जो इम्पैक्ट रहा था, आप ये कह सकते हैं कि पहले जो 35 मिलियन टन जो प्रोडक्शन होते थे हमारे पास, वो इंक्रीज होकर कितने हो गए? 89.5 मिलियन टन। तो आप समझ पा रहे हैं कि इस टाइप के हाई यील्ड वैरायटी का कितना बेनिफिट्स होता है हम लोगों के लिए। तो ये जो वैरायटी थे ये किससे रिलेटेड थे? राइस से रिलेटेड वैरायटी थे। अब यहाँ पे चूंकि आप ऑप्शंस में देखेंगे तो डायरेक्टली राइस कहीं भी नहीं कहा गया, ठीक है। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आप कहीं ऐसा कंफ्यूज ना हो कि भाई हमने राइस पढ़ा था, यहाँ पे राइस है नहीं। तो देखो, बेसिकली क्या होता है कि जब राइस अपने कॉटलेडन में होता है और उसके ऊपर एक लेयर मेम्ब्रेन होता है, यानी कि छिलका आप कह सकते हैं किसी भी सेंस में, तो इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग पैडी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग राइस नहीं है, डजेंट मैटर, पैडी को आप आंसर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, बताया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में जो सबसे वेटेस्ट प्लेस है वो कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इसका आंसर मासीन राम होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको और एक्सपैंड करते हुए देखने की कोशिश करेंगे। इंडिया में एक पर्टिकुलर स्टेट है हमारे पास, मेघालय के नाम से, ठीक है। अब अगर आप मेघालय के अंदर आते हैं तो मेघालय के अंदर आप लोग देखेंगे कि हमारे पास कुछ पर्टिकुलर हिल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब ये हिल्स कौन कौन से हैं? तो एक हिल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दैट इज नोन एज गारो, ठीक है। दूसरा हिल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस हिल का जो पर्टिकुलर नाम है दैट इज खासी। और थर्ड हिल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये सारे मेघालय के अंदर हैं, ठीक है। तो ये जो थर्ड हिल आप लोगों को देखने को मिलेगा ये होगा जयंतिया, ठीक है। तो जैसे ही आप गारो, खासी और जयंतिया हिल्स की बात करते हो तो मॉनसून जब यहाँ पे आता है तो ये क्या होता है, एक साइक्लिक मूवमेंट में टर्न हो जाता है, जिस कारण यहाँ पे मैक्सिमम टाइम तक क्या होती है, रेनफॉल होती है। और इसी कारण ये जो पर्टिकुलर प्लेस है जिसे आप लोग मौसिन राम के नाम से जानते हैं, ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेटेस्ट प्लेस के रूप में माना जाता है, ठीक है। इसी के बाद चेरापूंजी का नंबर आता है जो कि ऑप्शन में आपके पास अवेलेबल है, लेकिन मैक्सिमम आपको चूज क्या करना है, मौसिन राम को चूज करना है, ठीक है।
तो बता देंगे कि मौसिनराम किस जगह पे है, तो आप बताएंगे खासी हिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे ये मौसिनराम अवेलेबल है। और ये खासी हिल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, तो आप बताएंगे मेघालय के अंदर एस्टैब्लिश्ड है। यहाँ पे लगभग लगभग अगर हम बात करें एवरेज रेनफॉल की, ठीक है, एवरेज एनुअल रेनफॉल की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो लगभग लगभग आप 11,872 मिलीमीटर बता सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन में पूछा गया कि आर.एन. कारो जेंटलमैन स्पाई मास्टर, ये एक पर्टिकुलर बुक है और इस बुक को किसने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो पर्टिकुलर बुक है ये क्या है, एक बायोग्राफी है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा पहले कि ये क्या है, एक बायोग्राफी है। अब बायोग्राफी किसकी है, तो नाम में ही आपको गिवन है आर.एन. कारो, तो ये कौन है, तो आप देखेंगे कि ये रामेश्वर नाथ, ठीक है, रामेश्वर नाथ करो हैं। ठीक है, अब रामेश्वर नाथ करो कौन थे जिनके ऊपर ये बायोग्राफी लिखी गई है, तो आप बता सकते हैं कि ये फाउंडर चीफ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कि ये क्या है, फाउंडिंग चीफ हैं। किसके हैं, तो आप बताएंगे रॉ के हैं। ठीक है, अब रॉ क्या है, तो आप लोग जानते ही हैं कि इंडिया का एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज है। ठीक है, जो कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नाम से जाना जाता है। तो उसके फाउंडिंग चीफ थे रामेश्वर नाथ करो, इनके ऊपर एक बायोग्राफी लिखी गई है और इसी बायोग्राफी का नाम आर.एन. करो जेंटलमैन स्पाई मास्टर रखा गया। ठीक है, ये जो बायोग्राफी थी आप लोगों ने अगर रिसेंट करंट अफेयर्स में पढ़ा था तो नवंबर 2019 में ये बुक पब्लिश की गई थी और इसके जो ऑथर थे वो नितिन अनंत गोखले थे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक प्रपोज्ड नेम आपको बताना है कॉमन करेंसी का, जो कि 8 वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो बेसिकली वेस्ट अफ्रीकन जो स्टेट्स हैं उनको हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट के नाम से। ठीक है, आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ठीक है, ये जो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स है ECOWAS, इन लोगों के लिए एक कॉमन करेंसी यहाँ पे डिसाइड की जा रही है। ठीक है, और इसका जो नाम रखा गया है दैट इज एको। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि फर्स्ट T20 हैट्रिक किसने लगाई थी। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पे बात आती है कि हैट्रिक क्या होता है, तो दैट मीन्स लगातार किसी चीज को 3 बार करना। ठीक है, तो यहाँ पे T20 क्रिकेट के अंदर लगातार 3 विकेट लेने से रिलेटेड रिकॉर्ड की ये बात कर रहा है। और ऐसा किसने सबसे पहले किया था, तो आप बताएंगे ऐसा सबसे पहले करने वाले जो पर्सन थे वो ब्रेट ली थे। ब्रेट ली कहाँ के हैं, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के हैं। और इन्होंने ये जो है अचीवमेंट किस टाइम पे अचीव किया था, तो आप बताएंगे कि अगेंस्ट जो इनका मैच था, ठीक है, अगेंस्ट किसके मैच था, बांग्लादेश का। ठीक है, तो ये बांग्लादेश के अगेंस्ट जब मैच खेल रहे थे तब इन्होंने ये हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। और ये मैच कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे केप टाउन के अंदर कंडक्ट हुआ था। और कब कंडक्ट हुआ था, तो सितंबर 2007 के अंदर कंडक्ट किया गया था। ठीक है, बेसिकली करंट अफेयर्स का सेशन तो इसे आप नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे पूछा गया है कि बोरिक एसिड का हम लोग टैल्कम पाउडर के रूप में यूज करते हैं, लेकिन इसके पीछे पर्टिकुलर पर्पस क्या है, पर्टिकुलर लॉजिक क्या है, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो बोरिक एसिड जो होता है वो एक एंटीसेप्टिक होता है। और एंटीसेप्टिक का मतलब क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि कहीं भी माइनर बर्न हो जाए आपको, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि माइनर कट्स लग जाते हैं बॉडी पे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरियाज एंटर कर सकते हैं, बहुत सारे वायरस या फंगस आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। तो उनसे बचाने के लिए आप लोग एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। जस्ट लाइक आप बोल सकते हैं कि डेटॉल हो गया या फिर सेवलॉन हो गए या इसी टाइप के जितने भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो बेसिकली बोरिक एसिड का ये यूज होता है। और बोरिक एसिड का आप यूज कर सकते हैं एक्ने के अंदर। ठीक है, एक्ने के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है।
या फिर एक डिजीज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज एथलीट्स फुट। ठीक है, एथलीट्स फुट के बारे में सुना होगा, जहाँ पे जो फंगस होते हैं उसकी वजह से जो लेग्स हैं आपके फुट हैं उसके जो फिंगर्स हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, वो बहुत ज़्यादा स्वेल आउट हो जाते हैं। तो उससे भी बचने के लिए जो हायर एल्टीट्यूड है वहाँ पे, या फिर ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिव होते हैं, तो वो लोग अपने फुट के ऊपर या अपने स्टॉकिंग या सॉक्स के ऊपर इसका यूज़ करते हैं ताकि उससे बचा जा सके। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ कंप्लीशन ईयर ऑफ वेंकैया नायडू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनके किस ईयर को कंप्लीट होने की वजह से एक बुक पब्लिश की गई थी। तो बेसिकली आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कि उनके 2 साल कंप्लीट होने पे एक बुक यहाँ पे लॉन्च की गई थी और इसी बुक का नाम था लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग। ठीक है, लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग, ये एम वेंकैया नायडू के 2 साल कंप्लीट होने की वजह से वहां पे लॉन्च किया गया। ठीक है, और जो लॉन्च किया गया था, तो इस लॉन्च इवेंट में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अमित शाह जो हैं वो अवेलेबल थे। ये लॉन्चिंग इवेंट कहाँ पे हुआ था, तो आप जान सकते हैं कि चेन्नई के अंदर हुआ था। चेन्नई कहाँ, तमिलनाडु के अंदर है, यहाँ पे अवेलेबल किया गया था। इस बुक के अंदर इंफॉर्मेशन क्या है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जो 330 इनके पब्लिक इंगेजमेंट है, ठीक है, पब्लिक इंगेजमेंट्स हुए हैं ऑल ओवर द स्टेट और यूनियन टेरिटरी में 2 साल के पीरियड में, उनसे रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएंगे। और वेंकैया नायडू ये कहा जा सकता है कि फर्स्ट इंडियन वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने क्या किया था, पनामा विजिट किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ग्वाटेमाला विजिट किया था, इन्होंने विजिट किया था कोस्टा रिका और इन्होंने विजिट किया था माल्टा। ऐसा करने वाले ये फर्स्ट इंडियन वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन सारी अचीवमेंट को भी आप इस बुक के अंदर देख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच डायनेस्टी इशूड बाइलिंगुअल एंड बाइस्क्रिप्ट कॉइन्स इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो बाइलिंगुअल मतलब 2 अलग अलग लैंग्वेज के अंदर लिखा गया हो और 2 अलग अलग स्क्रिप्ट हो, उनके लिखने के टाइप हो। इस टाइप के जो कॉइन्स हैं इंडिया में जो फर्स्ट टाइम है कब इशू किए गए, तो देखो इस टाइप के कॉइन को हम लोग यहाँ पे इंडो ग्रीक के नाम से जानते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे कह सकते हैं 185 से 170 बीसी का जो टाइम पीरियड था, वहां पे एक किंग कहे जाते थे या किंगडम कहा जाता था, जिसको आप बैक्टीरियन किंगडम के नाम से जान सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहीं पे ये कॉइन्स जो हैं इशू किए गए थे और गधरा के अंदर था। ठीक है, गधर का जो एरिया है वो भी इसके अंदर माना जाता है और ये फर्स्ट बाइलिंगुअल कॉइन यूज किया गया था यहाँ पे, जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया गया था। ठीक है, जो और दूसरी तरफ आप ये कह सकते हैं कि जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है, ठीक है, उसका यहाँ पे यूज किया गया था। तो ये इंडियन से भी रिलेटेड है और यहाँ पे इंडियन गॉड्स वगैरह जो हैं, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं बुद्धिज्म हो गया, तो उससे रिलेटेड भी स्कल्पचर आप लोगों को इन कॉइन्स पे देखने को मिलते हैं और बेसिकली हम लोग इन कॉइन्स को इंडो ग्रीक कॉइन के नाम से जानते हैं। The ranking of India in Global Democracy Index 2019 आपसे पूछा गया है। अगर आप लोगों ने हमारे करंट अफेयर्स के सेशन को देखा हो तो वहां पे हम लोगों ने ये पढ़ा भी था कि इस रैंकिंग को इशू कौन करता है, तो आप बताएंगे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस। ठीक है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो पब्लिश करता है। ठीक है, इसी को हम लोग डेमोक्रेसी इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। 2019 का जब इंडेक्स यहाँ पे पब्लिश किया गया तो फर्स्ट रैंक पे कौन आया था, नॉर्वे आया था। ठीक है, सेकंड रैंक की हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आइसलैंड देखने को मिलता है और थर्ड रैंक पे हम लोगों को देखने को मिलता है दैट इज स्वीडन। ठीक है, तो ये देखने को मिले। तो इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया का जो रैंक था वो 51st रैंक में यहाँ पे रखा गया और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला था कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो 10 पोजीशन स्लिप कर गई थी, मतलब हम लोग पिछड़ गए थे 10 पोजीशन से।
इसके पीछे का जो पर्टिकुलर रीजन है, इनकी तरफ से ये बताया गया था कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे लेकर आया गया, उसमें लोगों ने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया था। जो एनआरसी से रिलेटेड बिल था, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से रिलेटेड, उसके ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए थे। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये भी आप कह सकते हैं कि जो आर्टिकल 370 और 35A का एबॉलिशन किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस वाला रिफॉर्म था, उसे भी खत्म किया गया था। तो इन कारणों से इंडिया का डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो पीछे कर दिया गया था। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि ये सारी ही चीजें इंडिया में रिक्वायर्ड थी और एक सही प्रोसेस के थ्रू चलता आ रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया कि जस्टिस के.एस. पुत्तस्वामी वी यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर जस्टिस के.एस. पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यहाँ पे कहा जा सकता है। ठीक है, तो टाइपिंग एरर है ये एक। वीएस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 की अगर हम लोग बात करें तो डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू, इस पर्टिकुलर केस में किसके बारे में कहा गया था? तो आप लोगों को ध्यान होगा कि ये राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, रिटायर्ड जस्टिस कहना ज्यादा बेटर होगा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के.एस. पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था, जहां पे आप लोगों को याद रखना है कि 9 जज का एक पर्टिकुलर बेंच यहाँ पे बैठा था और इसी बेंच के अंदर ये कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, दैट इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, यानी कि ये जो राइट टू प्राइवेसी है, ये आपका जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 21, इसी का एक इन सेपरेट किए जा सकने वाला पार्ट है। तो राइट टू प्राइवेसी यहाँ पे एग्जिस्ट में आता है, उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ऑन जनवरी 22, 2020 की बात की गई है और ये कहा गया है कि विच कंट्री महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर वाज इनॉग्रेटेड बाय द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट वाज मिस्टर एस जयशंकर। ठीक है, तो इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर, इन्होंने क्या किया था, जो प्रेसिडेंट थे नाइगर के, ठीक है, नाइगर के जो प्रेसिडेंट या फिर नाइजीरिया आप इसे बोल सकते हो, कौन? तो आप बताएंगे महमदौस, ठीक है, महमदो इसोओफो, ठीक है, इनके साथ मिलकर जॉइंटली इनॉग्रेट किया था फर्स्ट एवर अफ्रीका के अंदर जो महात्मा गांधी से रिलेटेड वर्क था उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर को यहाँ पे ओपन किया गया। और बेसिकली आपको पता ही है कि 2019 में गांधी जी का 150th बर्थ एनिवर्सरी भी मनाया गया था। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं एज अ नाइजीरिया। पूछा गया कोडरमा इन झारखंड एज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट। तो देखिए पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि ये वर्ल्ड वाइड, सिर्फ झारखंड का ये जो प्लेस है कोडरमा, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड माइका के सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और माइका एक इस टाइप का आप केमिकल कह सकते हैं, ठीक है, इसका यूज किया जाता है सिलिकेट टाइप पार्टिकल्स को डेवलप करने में। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो ग्लास रिलेटेड थिंग्स हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है, कंप्यूटर वगैरह के जो पैनल्स होते हैं उनको डेवलप करने में यूज किया जाता है। तो बहुत सारे इसके वेरियस वर्क आपके सामने देखने को मिल जाएगा। अल नीनो इफेक्ट के बारे में बात किया गया और ये अल नीनो इफेक्ट जो है वो किससे एसोसिएटेड है यहाँ पे पूछा गया। तो बेसिकली अल नीनो इफेक्ट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को समझ लेना चाहिए। ये एक टाइप का अनयूजुअल वार्मिंग है। ठीक है, अब ये अनयूजुअल वार्मिंग क्या होता है और किस जगह पे होता है? तो आप एक पर्टिकुलर प्लेस के रूप में बोल सकते हैं कि जो सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल पार्ट है। ठीक है, किस चीज का? तो आप बताएंगे कि इक्वेटोरियल रीजन जो है पैसिफिक ओशन का। ठीक है, पैसिफिक ओशन का ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, अब बेसिकली सपोज करते हैं कि ये पैसिफिक ओशन है आपके पास। ठीक है, इस पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न सेंट्रल पार्ट, ठीक है, और यहाँ पे सेंट्रल पार्ट, तो ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है
वो क्या हो जाता है, अनयूजुअल गर्म होना स्टार्ट होता है, जिसके कारण जो आप ये कह सकते हैं कि ये अगर विंड जा रही होती थी तो ये रिवर्स में या बैकवर्ड मूवमेंट में आ जाता है, तो इसीलिए इसको काउंटर करंट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा इक्वेटोरियल काउंटर करंट के रूप में आप इसको कह सकते हैं। और इसके बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट क्या हो सकता है, विंड का जो डायरेक्शन एंड पैटर्न है ये उसको बदल देता है। इससे क्या हो जाएगा, जो विंटर है वो वार्मर होने लगेंगे। ठीक है, और जो समर है वहां पे रेनफॉल कम होना शुरू हो जाएगा मॉनसून के अंदर, और इसी के कारण आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ड्रॉट एंड फेमाइन वाली सिचुएशन जनरेट करने में इसका बहुत ही ज्यादा रोल होता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि अल नीनो की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि जो विंटर है, ठीक है, ये विंटर कैसे होने वाले हैं, वार्म हो जाएगा। और जो हमारे पास समर है वहां पे क्या होगा, तो आप बताएंगे कि वेरी लेस रेनफॉल यहाँ पे होने लगेगा। ठीक है, और लेस रेनफॉल कहाँ पे होगा, मॉनसून के सीजन पे होगा। इसी का जो अपोजिट है वो ला नीनो इफेक्ट भी कहलाता है। तो कई बार ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ आयरन किन में से पाया जाएगा। तो देखो बेसिकली आप लोगों को आयरन के बारे में पता है, इसी से आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन जो है वो डेवलप्ड होता है, और यही हीमोग्लोबिन आपके बॉडी में आरबीसी के डेवलपमेंट पे वर्क करता है। ठीक है, और यही आरबीसी आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर जो गैस से रिलेटेड एक्सचेंज है, ठीक है, वो करवाने का काम करता है। अब गैसेस एक्सचेंज में आप क्या कह सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इनका आपके बॉडी के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। और अगर आपकी बॉडी में आयरन यानी कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो एक डिजीज हो जाता है, दैट इज एनीमिया। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने सुना होगा कि आपको उस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा इनटेक करना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन वेजिटेबल्स हो जाएगा। इन ग्रीन वेजिटेबल्स में जो सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है आयरन का, आप बोल सकते हैं स्पिनिच है, ठीक है, काले हैं, ठीक है, और साथ ही साथ आप बोल सकते हैं स्विस कर्ड हो जाएगा। ठीक है, आप इसी के साथ साथ बीट रूट एटसेट्रा को भी ले सकते हैं। फ्रूट्स में आप लोग यहाँ पे एप्पल को और पोमीग्रेनेट को यूज कर सकते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा अबंडेंट सोर्स होने वाला है आयरन का। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग इज द लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लीगल एडवाइजर कौन होता है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। देखिएगा बेसिकली जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या कर सकते हैं, यूनियन कैबिनेट के एडवाइस के थ्रू क्या कर सकते हैं, अटॉर्नी जनरल को अपना अपॉइंट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो काम किया जाएगा ये किसके अंडर किया जाएगा, तो आप बताएंगे कि आर्टिकल 76 ब्रैकेट 1 के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसके पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है टू अपॉइंट, ठीक है, टू अपॉइंट अटॉर्नी जनरल। लेकिन प्रेसिडेंट इटसेल्फ इन्हें अपॉइंट नहीं करता, वहां पे इनको क्या चाहिए, एडवाइस चाहिए। और एडवाइस किसकी चाहिए, तो आप बताएंगे कि यूनियन कैबिनेट की यहाँ पे एडवाइस चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जा सकता है, इनको अपॉइंट किया जा सकता है। तो अब इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए, आप किसी भी पर्सन को क्या अटॉर्नी जनरल अपॉइंट कर सकते हो, तो आप बताओगे बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। इनमें जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, ये क्वालिफिकेशन किसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, तो आप बताएंगे कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, इनके इक्विवेलेंट इनमें क्वालिफिकेशन हो। अब ये क्या हो सकता है क्वालिफिकेशन, तो आप बता सकते हैं कि ये जज रहे हो किसी भी हाई कोर्ट के। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म पे लिख लेते हैं कि ये जज रहे हो किसी भी हाई कोर्ट के फॉर द टेन्योर ऑफ मिनिमम 5 ईयर्स। ठीक है, और ये भी कहा जा सकता है कि ये एज ए एडवोकेट के रूप में वर्क कर रहे हो 10+ ईयर्स के रूप में। ठीक है, और
ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इनको अपॉइंट किया जा सकता है। और अभी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो अभी अटॉर्नी जनरल जो हैं वो 15th अटॉर्नी जनरल हैं, जो कि कौन है, के वेणु गोपाल हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स का ये एक टॉपिक है। तो बेसिकली के वेणुगोपाल, हो सकता है कि आप अगर इस वीडियो को कभी बाद में देखो तो इन फ्यूचर अगर अटॉर्नी जनरल चेंज हो जाते हैं तो उसके लिए आप एक थोड़ा सा ब्रॉड माइंड लेकर चलेंगे कि करंट अफेयर्स है चेंज होते रहते हैं। ठीक है, पूछा गया मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द 0 आवर्स इन लोकसभा कैन बी। ठीक है, 0 आवर का मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो कब तक का हो सकता है। ठीक है, तो अब बेसिकली बात करते हैं 0 आवर ही क्या होता है। तो देखो, आपको ये पता है कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, यहाँ पे मैं एमपी से डिनोट कर लेता हूँ, इनको किसी भी पब्लिक से रिलेटेड अर्जेंट वर्क हुआ, ठीक है, और इनको क्या करना है, पार्लियामेंट में क्वेश्चन पुट करना है। तो क्वेश्चन पुट करने के लिए बेसिकली जो इनका रूल्स ऑफ प्रोसीजर होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, आप ऐसे ही जाके किसी भी मिनिस्टर से कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते, उसके लिए एक रूल ऑफ प्रोसीजर होता है। और इस रूल ऑफ प्रोसीजर के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है। इन्फॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन इन्फॉर्म आपको करना पड़ेगा 10 डे एडवांस। ठीक है, लेकिन अब सपोज करते हैं कि इसकी जगह कोई अर्जेंट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अर्जेंट क्वेश्चन के टाइम पे ये क्या करेंगे, तो अर्जेंट क्वेश्चन के टाइम पे इनको जो इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है, किसको इन्फॉर्म करते हैं ये लोग, बेसिकली स्पीकर को, या फिर आप कह सकते हैं जो चेयरमैन है, डिपेंडिंग ऑन द हाउस, उनको ये लोग इन्फॉर्म करते हैं 10 AM के पहले पहले तक। ठीक है, जस्ट लाइक आज ही कोई अर्जेंट क्वेश्चन आपको पुटअप करना है तो आपने 10 AM के पहले स्पीकर या फिर चेयरमैन को ये बता दिया, और देन आफ्टर आप क्या कर सकते हो, 0 आवर यानी कि जब 12 बजते हैं तो वहां से ये 0 आवर स्टार्ट हो जाता है, और आप वहां पे इस क्वेश्चन को फिर रख सकते हो और पूछ सकते हो, क्योंकि जो अर्जेंट वर्क है उसके लिए आप डिले नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली इसी चीज को ध्यान रखते हुए जो 0 आवर है ये अपने पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में, ठीक है, आप लोग बताएंगे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के अंदर इसे ऐड किया गया था। कब से ऐड किया, तो 1962 के टाइम पीरियड से इसे ऐड किया गया है, और इसका जो टाइम पीरियड है ये बेसिकली 1 आवर तक का मैक्सिमम हो सकता है। तो ये भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। पूछा गया डू और डाई का जो कॉल था ये गांधी जी ने किस मूवमेंट के टाइम पे दिया था। तो बेसिकली आपको पता ही है कि गांधी जी के वेरियस मूवमेंट हैं, जिनमें आप लोगों ने बहुत सारे मूवमेंट देखे होंगे। जस्ट लाइक एक तो जो इंडिगो फार्मिंग के अगेंस्ट था, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट में भी ये आए थे, सिविल डिसोबीडियंस में आए थे, नॉन कोऑपरेशन पे आए थे, क्विट इंडिया पे आए थे, वेरियस मूवमेंट है इनके। तो यहाँ पे इन मूवमेंट में अगर बात करें तो ये जो इनका डायलॉग था डू और डाई वाला, ये 1942 के अंदर आता है, जब ये अपनी स्पीच दे रहे थे मुंबई के अंदर। तब गांधी जी ने ये कहा था कि इंडियंस को क्या करना चाहिए, कि ब्रिटिशर्स को हटाना चाहिए, और उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाएंगे। तो दैट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट, जिस टाइम पे गांधी जी ने ये पर्टिकुलर जो है स्टेटमेंट कहा था। अब बाकी मूवमेंट का क्या, तो बाकी मूवमेंट के बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जस्ट लाइक खिलाफत मूवमेंट है, तो खिलाफत मूवमेंट जो है एक इंडियन मुस्लिम मूवमेंट के रूप में आप कह सकते हैं, जो कि 1919 से लेकर 24 तक चला था। बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि जो मुस्लिम के धर्म गुरु होते हैं, प्रॉफिट जो होते हैं, उनको वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक ऐसी एग्रीमेंट के थ्रू जाना पड़ रहा था जिसके कारण ये माना जा सकता है कि उनके जो सम्मान है या उनका जो प्रेस्टीज है उसमें कमी आ सकती है। तो इंडियन मुस्लिम्स ने इसका विरोध किया था। बाद में गांधी जी भी इससे जुड़े थे और फिर वो सारी चीजें सही हो गई थी। उसी के साथ साथ आप लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को देखते हैं, और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये स्टार्ट हो जाता है आपके 1920 का, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है इनको ऑर्डर से, सीक्वेंशियल ऑर्डर में रखने से रिलेटेड भी होता है। इसके पीछे जो पर्टिकुलर लॉजिक था कि फुली इंडिपेंडेंस की हम लोग डिमांड कर रहे थे एज ए इंडियन कांग्रेस, ठीक है, और
यहाँ पे आप देखोगे कि जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 उसके भी हम लोग अगेंस्ट थे, ठीक है। और जालियांवाला बाग मैसेकर भी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो उस टाइम पे गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये मूवमेंट जो है 1930 का मूवमेंट है, जहां पे हम लोग पूर्ण स्वराज या फिर टोटल फ्रीडम की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। तो आई होप आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर रहे होंगे। इनके अंदर पूछा जा रहा है कि जो शेड्यूल नंबर 9 है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इनमें से किस इशू के ऊपर डील करता है। तो देखो, सबसे पहले थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर जब हम फ्रीडम के पास थे तो हमारे पास एक सिस्टम चलती थी दैट वाज नोन एज जमींदारी सिस्टम, ठीक है। अब जमींदारी सिस्टम के अंदर होता क्या था, एक पर्टिकुलर गांव में पर्सन होता था और उसी के पास सारे लैंड के पावर्स अवेलेबल होते थे, उसी के अंडर लैंड होता था और बाकी सारे जो फार्मर्स होते थे वो लैंडलेस होते थे। तो उन लोगों को हम लोग लैंड प्रोवाइड करवाएं। तो लेकिन अगर प्रोवाइड करवाओगे तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या थी कि राइट टू लैंड और प्रॉपर्टी हमारे पास पहले राइट था, ठीक है, जिसे बाद में हटाया गया, लेकिन उस टाइम पीरियड पे वो एग्जिस्ट करता था। तो ऐसे में अगर आप जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करते हो तो कहीं ना कहीं ये जो जमींदार हैं ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे और इस चीज को वापस से बंद करवा देंगे। तो ऐसे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था, और ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था 1951 में, यहाँ पे ये कहा जाता है कि कुछ ऐसे लॉ होंगे जो कि प्रोटेक्टेड होंगे फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, यानी कि उसके अगेंस्ट आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते। इन जो लॉज हैं जो कि प्रोटेक्टेड हैं उनकी एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी और इससे रिलेटेड जो नए आर्टिकल थे वो 31A और 31B आप लोगों को प्रोवाइड करवाए गए थे। तो जब फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट के टाइम पे, तो उस टाइम पे टोटल 13 ऐसे लॉ को इन शेड्यूल में रखा गया था, लेकिन बाद में और भी अमेंडमेंट होते रहे हैं। इनमें अगर हम बात करें कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, तो प्रेजेंटली 284 ऐसे प्रोटेक्टेड लॉज हैं जिनके अगेंस्ट आप जुडिशियल रिव्यू नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये सारा शेड्यूल 9 से रिलेटेड है। पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एडेड इन सोप टू मेक इट एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो सोप को एंटीसेप्टिक बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो आप यहाँ पे आंसर देंगे बिथियोनॉल, ठीक है, बिथियोनॉल, ठीक है। ये क्या है, एक टाइप का एंटीसेप्टिक एजेंट है जो कि वाटर के अंदर डाइल्यूट करके इफेक्टिवली वर्क करता है, आपके बॉडी को किसी भी टाइप का जो बैक्टीरिया है उनसे बचाता है। तो बिथियोनॉल को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ एंटी बैक्टीरियल, ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं एंटी लिमिंटिक, ठीक है, और आप इसको कह सकते हो एल्गीसाइड, ठीक है। ये एक टाइप का साइंटिफिक टर्म्स है, आप इन पे ज्यादा ध्यान ना दें। बिथिनल को आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। कुछ और केमिकल सब्सटेंस के यहाँ पे नाम गिवन है, उनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसा एक फॉर्मेल्डिहाइड का यहाँ पे नेम गिवन है, तो फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है ये हम कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर काम में लेते हैं और बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इसका जो यूज है ग्लू फॉर्म करने में किया जाता है, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पे देखेंगे पोटेशियम परमैग्नेट के बारे में कहा गया है। तो जो पोटेशियम परमैग्नेट है ये भी एक कमर्शियल कंपाउंड है जिसका हम लोग यूज करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं, जबकि बिथिनॉल का एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं। अब एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का आपको पता ही है, डिसइंफेक्टेंट आप किसी सरफेस को करने के लिए या किसी वुंड को करने के लिए काम में ले सकते हो, ठीक है, स्किन में भी वर्क कर सकते हो, लेकिन इसका यूज सोप वगैरह प्रोड्यूस करने में नहीं किया जाता। नेक्स्ट एंड लास्ट आपके पास है नाइट्रस ऑक्साइड, और नाइट्रस ऑक्साइड को आप लोग जानते हैं लाफिंग गैस के नाम से, ठीक है। तो लाफिंग गैस है ये, और इसका यूज किसी भी एंटीसेप्टिक एक्सेट्रा में नहीं किया जाता, आप इजीली जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बिथियोनल हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि करेंसी वॉर इनमें से किससे रिलेटेड है। तो देखो, करेंसी वॉर आप लोगों को सुनने को मिलता होगा कि जब दो कंट्री किसी भी प्रोडक्ट का एक्सचेंज करती है तो उनका जो
पर्टिकुलर पेमेंट होता है वो वहाँ की लोकल करेंसीज में वो लोग करेंगे। तो ऐसे में अगर मैं अपने यहाँ की करेंसी की जो वैल्यू है उसको कम कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये जो एक्सपोर्टर मेरे यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है ये सामान बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा और ऐसे में यहाँ पे वो सामान बहुत ज़्यादा बिक जाएगा। तो इस टाइप की जो प्रोपोगेंडा है, इस टाइप का जो स्ट्रैटेजीज है ये यूज किए जाते हैं और इसको आप कह सकते हैं कि डीवैल्यूइंग रिस्पेक्टिव करेंसीज को टिक करना मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा आपके आंसर के रूप में। पूछा गया है कार टी सेल थेरेपी इनमें से किससे रिलेटेड है। तो पहले तो ये कार टी सेल क्या है, तो आप बताएंगे इट इज क्रीमिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है क्रीमिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल। बेसिकली ये जो सेल है ये एक टाइप का इंजीनियर्ड है, ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल कहा जा सकता है इनको। तो आप यहाँ पे कहेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल्स हैं, ठीक है, और ये जो इंजीनियर्ड सेल्स हैं ये क्या करते हैं आपकी बॉडी में टी सेल को डेवलप करने में एज अ रिसेप्टर काम करती है और इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। बेसिकली इससे आप क्या कर पाओगे, जो ब्लड कैंसर है उसका ट्रीटमेंट कर पाओगे, ठीक है, तो इसके लिए ये याद रखा जा सकता है। बाकी जो अदर डिजीज हैं वहां पे एड्स है जो कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के नाम से आप जानते हैं, ये बेसिकली HIV की वजह से होता है जो कि ह्यूमन इम्यूनोग्लोब्यूलिन डिफिशियंसी वायरस है या इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस आप इसे कह सकते हैं। थर्ड यहाँ पे मलेरिया है, तो मलेरिया आप लोगों को पता है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो से होता है और ये जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो है इनके ऊपर प्लाज्मोडियम आ जाते हैं जिसके कारण ये डिजीज फैलती है। ट्यूबरक्लोसिस आप लोगों को पता ही है कि मेजरली लंग्स में होता है, बाकी बॉडी के अदर पार्ट्स में भी हो सकता है, बैक्टीरिया है उसकी वजह से ये डिजीज होता है, ठीक है, तो बेसिक बेसिक आप लोग आइडिया रखिएगा इसके बारे में। पूछा गया है द टाइम एट कैरो इज 2 hours ahead of ग्रीनविच hence it's located। अब यहाँ पे बेसिकली टाइम से रिलेटेड वर्क के बारे में बात किया जा रहा। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये हमारे पास ग्लोब है, ठीक है, एग्जैक्ट राउंड तो नहीं बना पाया बट ठीक है आप समझ सकते हैं। ये जो लाइंस होते हैं अप टू डाउन इनको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है, और आपको ये पता है कि अर्थ पे टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हैं, तो आप बताएंगे 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमारे पास अवेलेबल है। तो टोटल जब अर्थ अपने एक्सिस पे एक पूरा चक्कर लगाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 24 आवर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं ये कहूं कि 360 डिग्री, ठीक है, और 24 आवर्स है, इनको मिनट्स में अगर बदल लेता हूं तो वो भी किया जा सकता है। आप इनको जब सॉल्व करेंगे एज अ मैथमेटिक्स तो आपको ये पता चलेगा कि 15 डिग्री पर आवर का जो डिफरेंस है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर 1 घंटे का डिफरेंस है तो 15 डिग्री, लेकिन यहाँ पे 2 आवर का डिफरेंस गिवन है तो इसी का मल्टीपल आप यहाँ पे कह सकते हैं 30 डिग्री। तो 30 डिग्री खोजो आप। अब यहाँ पे 30 डिग्री को जब आप खोजते हो तो दो ऑप्शन दिखते हैं, एक तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड और एक है वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो बेसिकली अब इनमें से आंसर हम क्या चूज करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में गिवन है अहेड, आगे की तरफ, तो आप लोगों को पता है सन ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है और टाइम अगर अहेड है तो आप किस तरफ जा रहे हो, आप जा रहे हो ईस्ट की तरफ। तो यहां आपका आंसर 30 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहलाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इनमें से किससे रिलेटेड है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया होगा ही कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये एक टाइप का नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में NGO के नाम से भी जानते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर कहाँ पे है, तो आप बताएंगे लंदन के अंदर है। और बेसिकली इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, पीटर बेन एनसन थे, ठीक है, और इनको 1961 में जुलाई के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। तो बेसिकली इस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का वर्क क्या है, तो ये ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो ह्यूमन राइट्स ग्रुप हो जाएगा। तो क्वेश्चन में अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल के बारे में।
ठीक है। तो यहाँ पे जो यूरोपियन काउंसिल हैं इसके प्रेसिडेंट चार्ल्स माइकल हैं, ये आप लोग इजीली देख पाएंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट इज रंजन गोगोई जी की यहाँ पे बात की जा रही है, was nominated to Rajya Sabha by the President of India on March 16, 2020। ये आप लोगों को हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में भी दिख गया होगा। टू फिल द वैकेंसी क्रिएटेड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ सीनियर एडवोकेट। तो दैट मीन्स रंजन गोगोई जो हैं वो किन्हें रिप्लेस करने वाले हैं, किनकी जगह पे उन्हें अपॉइंट किया गया है। तो आप बताएंगे केटीएस तुलसी की जगह पे इन्हें यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। बेसिकली आपको इतना पता ही है कि टोटल 12 मेंबर्स होते हैं जो कि राज्यसभा में नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड होते हैं, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ये जो नॉमिनेशन प्रोसेस है वो किसके थ्रू किया जाता है, प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है। ऑल्दो यहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस देखा जाता है, जस्ट लाइक आप किसी आर्ट बैकग्राउंड के हैं, लिटरेचर से हैं, या फिर साइंस एंड सोशल सर्विसेज वगैरह में आप प्रोमिनेंट पर्सन हैं, तो ऐसे में प्रेसिडेंट जो है वो आप लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट का जो टेन्योर होता है वो बेसिकली राज्यसभा के अंदर आपको पता है कि 6 ईयर के लिए अपॉइंट किया जाता है। और ये जो राइट है प्रेसिडेंट के पास कि आप लोगों को अपॉइंट किया जा सके, तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि जो 4th शेड्यूल है, ठीक है, वहां पे प्रेसिडेंट के पास ये पर्टिकुलर पावर है। और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है तो उन आर्टिकल्स में आप देखेंगे आर्टिकल 4(1) और आर्टिकल 80(2), इन दोनों में ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में प्रोविजंस गिवन है। अब बेसिकली रंजन गोगोई जी जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। तो जो रंजन गोगोई जी हैं ये आप कह सकते हैं कि 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है। रंजन गोगोई को नॉमिनेशन के पहले ये क्या थे, फॉर्मर जज थे सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में काम किया था। और ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में काम कर रहे थे, आप बता सकते हैं लगभग 13 मंथ तक इन्होंने काम किया था। 2018 से 2019 के अंदर के पीरियड में इन्होंने ये अपना काम किया था, ठीक है। तो इन्हें अपॉइंट कर लिया गया है अब राज्यसभा के अंदर। लेटर ऑन जब कभी भी आप इस वीडियो को बाद में देखेंगे तो हो सकता है ये जो डेमोग्राफिक्स है, ये जो चीजें हैं वो चेंज हो गई हो। तो बेसिकली करंट अफेयर्स के साथ आप इनको रिलेट करते हुए, अपडेट करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में इनमें से किसे चूज किया गया है। तो बेसिकली फॉरेन सेक्रेटरी क्या होता है, तो आप बताएंगे ये एक टाइप का टॉप डिप्लोमेट होता है इंडिया की तरफ से, या फिर ये कहा जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से। तो बेसिकली इन टाइप के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। और ये जो पर्सन होते हैं ये बेसिकली IFS ऑफिसर जो हैं उस रैंक से आते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम के बारे में जानते हैं तो वहां पे कुछ कैडर सिस्टम है, उन कैडर सिस्टम में IAS, IPS, IFS इस टाइप के बहुत सारे कैडर होते हैं। तो उनमें से IFS जो कैडर के पर्संस होते हैं उन लोगों को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है एज अ सेक्रेटरी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको डिप्लोमेटिक सेक्रेटरी के रूप में फॉरेन कंट्रीज के अंदर अपॉइंट किया जाता है। तो करंटली अगर बात करें तो 33rd फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं वो हर्षवर्धन श्रृंगला को अपॉइंट किया गया है। तो आप ये बताएंगे कि ये क्या है, 33rd फॉरेन सेक्रेटरी हैं जिनके रूप में इनको अपॉइंट किया गया। और इनका अपॉइंटमेंट अभी हाल ही के अंदर हुआ था, Jan 29, 2020 में इनको अपॉइंट किया गया था। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच इज द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव द कॉमन सिविल कोड, ठीक है, जहां पे कॉमन सिविल कोड अवेलेबल हो। बेसिकली ये आपका जो टॉपिक है लीगल से रिलेटेड है, बट थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। तो जो कॉमन सिविल कोड से रिलेटेड वर्क करने वाला जो स्टेट है इंडिया में दैट इज गोवा, ठीक है। तो गोवा एक अच्छा एग्जाम्पल है कॉमन सिविल कोड का। अब बेसिकली कॉमन सिविल कोड को या इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि जहां पे किसी भी रिलीजियंस वगैरह से रिलेटेड जो सेपरेट लॉ है वो वर्क नहीं करते, सबके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ही फॉर्म में काम करता है। जस्ट लाइक पर्सनल लॉ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो ब्रिटिश एरा के टाइम पे स्टार्ट हुए थे उनमें मेजरली अपने हिंदू एंड मुस्लिम सिटीजन से रिलेटेड पर्सनल लॉ सुने होंगे। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म या फिर कॉमन
वे में उनका यूज किया जाना, तो ऐसा ओनली स्टेट इंडिया के अंदर गोवा है। पूछा गया है कि सेल्यूलोज क्या है, तो देखिए बेसिकली अगर सेल्यूलोज के बारे में बात करें तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब सेल्यूलोज एक टाइप का मॉलिक्यूल होता है जहां पे आप बोल सकते हैं कि ये बना होगा कार्बन के साथ, ठीक है, ये बना होगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और इसी के साथ साथ ऑक्सीजन से मिलकर ये बना होता है। कौन बना होता है? तो सेल्यूलोज यहाँ पे बना होता है। और जो सेल्यूलोज होता है बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये एक मेन सब्सटेंस है प्लांट सेल का, ठीक है। इसी के कारण प्लांट जो है इतने रिजिड और स्टफ होते हैं, और आप लोगों ने देखा हो कि आप प्लांट पे अगर इजीली कट करने की कोशिश करते हो तो वो इजीली नहीं कटते, इन कंपैरिजन टू अगर आप ह्यूमन बॉडी के साथ ऐसा कुछ करोगे तो वो इजीली कट हो जाता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि इसी सेल्यूलोज के कारण प्लांट का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वो इतना स्टिफ होता है, ठीक है। ह्यूमंस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ह्यूमंस सेल्यूलोज को कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। अब डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो उसके बावजूद हम लोग सेल्यूलोज को क्यों खाते हैं या कंज्यूम करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि ये एक सोर्स होता है हमारे डाइटरी फाइबर्स का, ठीक है। तो ये हमारे डाइट के अंदर जो फाइबर्स रिक्वायर्ड होते हैं उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। इसके बिना आपका फूड डाइजेशन और बाउल मूवमेंट इजीली नहीं होता है, इसलिए ये थोड़ा सा रिक्वायर्ड होता है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि आप बताएं फर्स्ट ह्यूमन स्टैच्यू दैट वाज वर्शिप्ड इन इंडिया, ठीक है। तो अब बेसिकली आप लोग देखेंगे तो इंडिया के अंदर जो रिलीजन से रिलेटेड सिस्टम क्या था, तो आप लोग देखेंगे कि हम लोग पहले वेद को फॉलो करते थे, ठीक है। अब वेद के साथ साथ जस्ट लाइक आप गुप्त डायनेस्टी के तरफ बढ़ते हैं तो उस टाइम पे जो थे बहुत सारे अदर रिलीजन्स जो हैं वो डेवलप करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं टाइम पीरियड पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को बुद्धिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। और बुद्धिज्म से ही रिलेटेड जो पर्सन्स हैं, ठीक है, बुद्धिज्म से रिलेटेड जो पर्सन है आप लोगों को पता है हीनयान और महायान सेक्ट में बाइफरकेट हो गए थे, ठीक है। तो एक हीनयान सेक्ट था और एक महायान सेक्ट था। अब बेसिकली जो महायान सेक्ट होते हैं ये लोग इनकरेज करते थे आइडियल वर्शिप के अंदर। तो ये लोग जो है ये क्या करते हैं, आइडल वर्शिप करते हैं। तो सबसे पहले इंडिया के अंदर जिस मूर्ति की पूजा होती है वो लॉर्ड बुद्धा की होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड बुद्धा हो जाएगा। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सेकंड जो आपके पास सेक्ट आता है दैट वाज हीन यान सेक्ट, ठीक है। और ये जो हीन यान सेक्ट होते हैं ये बेसिकली उनके जो थॉट्स थे, उनके मेडिटेशंस थे, उनके ऊपर ज्यादा वर्क करते हैं, ठीक है। तो महायान सेक्ट जो थे वो उनको एज ए आइडल मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं, जबकि हीन यान सेक्ट वाले जो हैं वो उनके जो स्पिरिचुअल थिंकिंग थॉट्स थे उनके ऊपर बेसिक वर्क करते हैं। तो इंडिया में सबसे पहले बुद्धा के स्टैचू या आइडल का पूजा करना स्टार्ट किया गया था। पूछा जा रहा है कि विच न्यूज़पेपर वाज एडिटेड बाय बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक जो हैं उन्होंने मराठा न्यूज़पेपर को से रिलेटेड वर्क किया था। उनके एडिटोरियल के रूप में, एडिटर के रूप में इन्होंने काम किया था। बेसिकली बाल गंगाधर तिलक के बारे में अगर देखेंगे तो 23 जुलाई 1856 को इनका बर्थ हो जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। इन्होंने ही अपने लाइफ स्पैन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क किए थे जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जस्ट लाइक एक दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की थी 1884 में। इनके साथ में उस टाइम पे गोपाल गणेश अगरकर वगैरह भी थे जिन्होंने वर्क किया था। इन्होंने ही इंडिया के अंदर फर्ग्यूसन कॉलेज को भी स्टैब्लिश किया था, ठीक है, जो अपने आप में एजुकेशनल पाइनियर के रूप में जाना जाता है। ये कहाँ पे है, पुणे के अंदर है, ठीक है। इनका एक स्लोगन था जो आप लोग याद रखते ही हैं, दैट वाज स्वराज इज माय बर्थ राइट, ठीक है। स्वराज इज माय बर्थ राइट। और इतना ही नहीं, एंड आई शैल हैव इट, ठीक है, आई शैल हैव इट इनका एक बेसिक मोटो था कि भैया जो स्वराज है वो मेरा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये लड़े भी थे। इन्होंने कुछ फंक्शंस इंडिया में पॉपुलर करवाए थे, जस्ट लाइक गणेश चतुर्थी,
ठीक है, गणेश चतुर्थी को इन्होंने इंडिया में एज अ फेस्टिवल के रूप में पॉपुलर करवाया था। इन्होंने ही इंडिया में जो शिवाजी की जयंती है, ठीक है, शिवाजी जयंती है, उसे भी पॉपुलर करवाने का काम करवाया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट जो है कंसर्न्स हो जाते हैं आपके लिए, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर इनके कुछ अदर वर्क्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने 2 बुक लिखी थी, ठीक है, जो कि फेमस है। एक तो बुक है केसरी, और कई बार लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है तो ये बुक इन्होंने लिखी थी मराठी लैंग्वेज के अंदर। जबकि दूसरा जो इनका पब्लिकेशन है जिसे आप लोग देख रहे हैं मराठा के नाम से, और ये इन्होंने इंग्लिश में लिखा था। और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि नाम अगर मराठा है तो वो लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि मराठी में लिखा गया होगा, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट है, ये इंग्लिश के अंदर रिटन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये जो न्यूज़पेपर थे, वैसे बुक नहीं थे, ये दोनों ही न्यूज़पेपर थे, ठीक है, न्यूज पेपर हैं ये दोनों। सेकंड थिंग, अगर इनके बुक के बारे में हम लोग बात करें तो आप बोल सकते हैं इनके जो इंपॉर्टेंट बुक थे, एक था यहाँ पे गीता रहस्य, ठीक है, और एक था यहाँ पे आर्कटिक होम ऑफ द वेद्स, ठीक है, ऑफ द वेद्स। तो ये इंपॉर्टेंटली आप लोग याद रखेंगे, इन फ्यूचर भी एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। पूछा जा रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज अपॉइंटेड अ 9-year-old गर्ल जिनका नाम वैलेंटीना एलेनबैम है, इन्हें एज अ ग्रीन एम्बेसडर के रूप में चूज किया गया, ठीक है। आपने देखा ही होगा कि कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। ये जो गर्ल है ये मणिपुर की हैं और इन्होंने एक ट्री लगाया था, ठीक है। और बेसिकली जब उस ट्री को किसी कंस्ट्रक्शन के वर्क की वजह से कट डाउन किया गया, गुलमोहर का ट्री था वैसे वो, तो जब कट डाउन किया गया तो इनके रोने की जो वीडियो थी वो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी फेसबुक पे। उसके बाद जो मणिपुर गवर्नमेंट है उन्होंने इनको एज अ ग्रीन एम्बेसडर के रूप में चूज किया था। तो बेसिकली आप जो सोशल मीडिया पे हैं उनसे भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो यही उसका एक करेक्ट एग्जाम्पल है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द नेम ऑफ वुमेन आईपीएस ऑफिसर हु स्केल्ड हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट डेनाली नॉर्थ अमेरिका में जून 2019 में। तो जो डेनाली माउंटेन पीक है, आप लोगों को बेसिकली आइडिया लग ही जा चुका है कि ये नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर है, और लगभग इसकी जो हाइट है 20,310 फीट इसकी हाइट है अबव सी लेवल, ठीक है। तो ये जो है, ये आप ये भी कह सकते हैं कि ये थर्ड मोस्ट प्रोमिनेंट, ठीक है, थर्ड मोस्ट प्रोमिनेंट और थर्ड मोस्ट आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड पीक है ऑन अर्थ, ठीक है। यहाँ पे बहुत कम लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। माउंट एवरेस्ट और अकांकागुआ फर्स्ट और सेकंड नंबर पे है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे माउंट एवरेस्ट, सेकंड नंबर पे माउंट अकांकागुआ है, और थर्ड नंबर पे आता है माउंट देनाली का नाम। तो बेसिकली इसे सबमिट करने वाली जो पर्सन है उनका नाम अपर्णा कुमार है। ये 2002 आईपीएस ऑफिसर हैं यूपी कैडर की, इन्होंने ये काम किया है, ठीक है। तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड, ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब यहाँ पे अगर हम इस टाइप की बातें कर रहे हैं तो दैट मीन्स 1947 के पहले की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे आप देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी जो हैं, ये फर्स्ट इंडियन मेंबर थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इलेक्ट हो गए थे, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क किए जो आप लोगों के एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। जस्ट लाइक इन्होंने ही हेल्प की थी लंदन सोसाइटी या फिर लंदन इंडियन सोसाइटी को स्टैब्लिश करने में, ठीक है। एंड द ईस्ट इंडिया, पूरा नाम अगर आप लिखेंगे, ठीक है, एंड द ईस्ट इंडिया के स्टैब्लिशमेंट में वर्क किया था। ये बेसिकली एक टाइप ऑफ एसोसिएशन था, ठीक है। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने ही बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, बेसिकली ये सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे।
और कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट भी बने हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट एक बार नहीं बने ये, बल्कि 3 बार बने हैं, 1886 के अंदर, 1893 के अंदर और 1906 के अंदर। ये 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने जा चुके हैं। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर पे भी इन्होंने काम किया है, ठीक है। रॉयल कमीशन, ठीक है, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर पे भी क्या किया है, इन्होंने वर्क किया है। और इन्होंने ही बेसिकली ये बताया था कि इंडिया में क्या है, ड्रेन थ्योरी है, ठीक है। ड्रेन थ्योरी का मतलब आप इसको इस टाइप से समझ सकते हैं कि इंडिया में जितने भी प्रोमिनेंट पर्सन्स हैं जो अपने नॉलेज का, अपने स्किल्स का यूज इंडिया के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो लोग हायर रेशो में इनकम के लिए क्या करते हैं, फॉरेन कंट्रीज में इनका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये इनका ड्रेन थ्योरी था जो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और इनकी जो बुक थी, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, दैट इज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ये जो बुक है इसमें इन्होंने जो इंडियन पर्सन्स हैं उनकी इनकम को कैलकुलेट कर कर दिखाया था कि उस टाइम पे इंडिया की जीडीपी कितनी थी, ब्रिटिशर्स का उनको कितना प्रॉफिट हो रहा था, क्या ब्रिटिशर्स यहाँ से अपने प्रॉफिट को लेकर इंग्लैंड जा रहे थे, वो सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे बताने का काम किया है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। पूछा जा रहा है कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो है वो किसके थ्रू इनिशिएट किया गया था। तो देखो बेसिकली अभी हमने कुछ दिनों पहले ही बात की थी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड की 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है और इंडिया ने भी बहुत सारे मिलिट्री पर्सोनल्स को वहां पे भेजा था उस सेरेमनी में पार्ट लेने के लिए, परेड में पार्ट लेने के लिए, और राजनाथ सिंह जी भी वहां पे अटेंड करने के लिए गए हुए थे। तो उसी टाइम पे ये सारी चीजें आप लोगों को बता दी गई थी। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता ही है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, ठीक है, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, ये दोनों ही कहाँ पे हैं, जापान के अंदर हैं। इनके ऊपर आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या सिर्फ यूएस के थ्रू ये कहा जाए, क्या किया गया था, एटम बॉम्ब का यूज किया गया था। और इसी एटम बम के यूज के बाद जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उस एटम बम को डेवलप करने का जो प्रोसेस था या जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था, उसी का नाम क्या है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है, टू प्रोड्यूस फर्स्ट एटॉमिक बम, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ, तो मेगास्थनीज किसके टाइम पीरियड पे एम्बेसडर था। तो देखो मेगास्थनीज के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये एक ग्रीक हिस्टोरियन था, ठीक है, ग्रीक हिस्टोरियन है। बेसिकली इनको अपॉइंट किया गया था सेल्यूकस निकेटर के थ्रू इंडिया के अंदर, जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में क्या होता है, एक ट्रीटी होती है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि एक तो सेल्यूकस निकेटर है और सेकंड चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में ट्रीटी होती है। लगभग ये कहा जाता है कि 303 बीसीई के टाइम पीरियड में ये ट्रीटी की गई थी और उसी टाइम पे मेगास्थनीज को इंडिया में एज अ डिप्लोमैट भेजा गया था। बेसिकली इन्होंने इंडिया के अंदर रहे, ठीक है। इंडिया में जो मौर्य डायनेस्टी की कैपिटल थी जिसको हम लोग कहते थे पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र के अंदर इन्होंने रहा। इन्होंने बहुत सारे अपने वर्क किए, इन्होंने जो इंडियन कल्चर को देखा वो सारा का सारा लिटरेरी वर्क इन्होंने एक बुक में पब्लिश किया, दैट वाज नोन एज इंडिका, ठीक है। तो मेगास्थनीज से रिलेटेड ये डेवलपमेंट आप लोगों को याद होनी चाहिए। पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डाउटफुल रहने वाला है, क्योंकि अपने आप में ईच एंड एवरी फ्रीडम फाइटर जो थे वो इंडियन नेशनलिज्म के फादर कहे जा सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग सेंस में बहुत सारे अलग अलग नामों को यहाँ पे देखा जा सकता है, बट आपका जो आंसर होगा वो सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही पहले इंडियन पॉलिटिकल लीडर थे ब्रिटिश टाइम पीरियड के टाइम पे, और इन्होंने ही क्या किया था, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, दैट वाज इंडियन नेशनल, ठीक है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ठीक है।
और इसी के कारण इनको यहाँ पे कहा जाता है कि ये फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म थे। इन्होंने बहुत सारे अदर वर्क भी किए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी सीनियर लीडर के रूप में जाने गए थे, ठीक है। और इन्होंने सबसे कंट्रोवर्शियल थिंग, क्योंकि आप लोगों को पता है 1919 के अंदर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इंडिया में आ रहा था और कांग्रेस ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया था, वो इसके बिल्कुल अपोजिशन में थे, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे कम्युनिटीज हैं उनको रिजर्वेशन देने की बात की जा रही थी और वो भी गलत तरीके से दी जाने की बात की कर रहे थे। तो उसके अगेंस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने काम किया था, लेकिन जो ये पर्सन थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने इसको अप्रूव किया था और ये कह रहे थे कि ये इंडिया के लिए बेटर होगा। तो दैट मीन सपोर्ट करने वाले पर्सन के रूप में भी आप यहाँ पे इनको जान सकते हैं। पूछा गया हु गेव अ डिसेंटिंग ओपिनियन इन द फेमस सबरीमाला टेम्पल जजमेंट, ठीक है। अब सबरीमाला टेम्पल जजमेंट के बारे में आप लोगों को बहुत ज्यादा आइडिया है ही। यहाँ पे 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये जो पर्टिकुलर केस था इसका नाम आप लोग जानते ही हैं कि इंडियन यंग लॉयर्स, ठीक है, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। ये पर्टिकुलर केस था और इनका जो मेन मोटिव था कि जो वुमेन्स हैं उनको अलाउ कर देना चाहिए सबरीमाला टेम्पल के अंदर। तो यहाँ पे जो 4:1 से ये जजमेंट आया था कि आप लोगों को इनको अलाउ कर देना चाहिए, क्योंकि सबरीमाला टेम्पल में 10 से लेकर 50 तक के ईयर की जो फीमेल्स हैं उनके एंट्री पर कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही रोक लगाई गई थी। और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट भी था, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी था कि डिवोशन कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो 5 जजेस की बेंच थी वहां पे दीपक मिश्रा भी थे, RF नारायण भी थे, AM खालविकर भी थे, DY चंद्रचूड़ भी थे, और जो फीमेल थी वहां पे वो देखेंगे तो इंदु मल्होत्रा जी थी। तो यहाँ पे ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंदु मल्होत्रा होने वाला है। बेसिकली जो ट्रावनकोर देवासम बोर्ड है वहां का, जो कि ये टेम्पल है, ठीक है, ये जो सबरीमाला टेम्पल है ये लॉर्ड अयप्पा से रिलेटेड है, ठीक है। और ये कहा जा रहा था कि ये नास्तिक ब्रह्मचर्य से रिलेटेड है, ठीक है। ये यहाँ पे नास्तिक ब्रह्मचर्य से रिलेटेड हैं, ब्रह्मचारी हैं। तो बेसिकली अगर 10 to 50 इयर्स की वुमेन्स वहां पे एंटर करती है तो इट विल अफेक्ट द आइडियल सेलिबेसी एंड ऑस्टेरिटी। तो इसी केस के कारण यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया था, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा आर्टिकल 15(1) का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पे आप वुमेन से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, और रिलीजियस फ्रीडम का जो कि आर्टिकल 25(1) है, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का बेंच था वो उन्होंने 4:1 से ये डिक्लेयर किया था कि आप लोग इनको रोक नहीं सकते मंदिर में एंटर करने से। पूछा जा रहा है ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव 2020 कब और कहां हेल्ड किया गया था। देखो कई बार मैं आप लोगों को बोलता हुआ आ रहा हूं कि जितने भी सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं उनसे भी थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाते हुए वर्क करना चाहिए। जस्ट लाइक पोटैटो के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, मैं यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी एंड पर्संस का नेम नहीं लेना चाहूंगा। तो ऐसे में अगर पोटैटो से रिलेटेड कुछ ऐसा डेवलपमेंट होता है जो आपके एग्जाम्स में आ जाए तो आपके लिए बहुत इजी होगा इस पेपर को क्रैक करना। तो ऐसे ही आपसे पूछ लिया गया था पोटैटो कॉन्क्लेव 2020 कहाँ हुआ था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात में हुआ था। बेसिकली ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये 3rd टाइम हुआ है, लेकिन आपके एग्जाम में इसीलिए आया क्योंकि आप लोगों ने इसी टॉपिक को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे एज अ पार्टनर के रूप में बात करें तो गुजरात के अंदर किस जगह हुआ था, तो आप बता देंगे गांधी नगर में हुआ था, और गांधीनगर के साथ साथ जो पार्टनर था वो था नीदरलैंड, ठीक है।
इन्होंने यहाँ पे एग्रीकल्चरल मीटिंग की थी, बेसिकली यहाँ पे पोटैटो कॉन्फ्रेंस हुआ था, एग्रीकल्चरल एक्सपो था और पोटैटो फील्ड डे था, जहाँ पे ये लोग इनसे रिलेटेड चीजों को डेवलप करते हुए बता रहे थे। बेसिकली इंडियन पोटैटो एसोसिएशन भी अवेलेबल है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इंडियन पोटैटो एसोसिएशन भी एग्जिस्ट करता है और ये वर्क करता है ICAR के साथ मिलकर, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, ठीक है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो कुफरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये कहाँ पे है, शिमला के अंदर इंडिया में अवेलेबल है। जबकि इंटरनेशनल वे में हम बात करें तो लीमा के अंदर अवेलेबल है, और लीमा आपको पता ही है कहाँ पे है, पेरू के अंदर स्टैब्लिश है। तो इन चीजों को भी आप एग्जाम में जब भी जाएं तो थोड़ा सा एक बार रीड आउट करके जाएंगे तो आपके लिए ईजी होगा। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैज रिकमेंडेड मेजर्स ऑफ बैनिंग एंड कंट्रोलिंग रैगिंग इन एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर रैगिंग को बैन करने से रिलेटेड जो कमिटी थी उसके बारे में आपसे पूछा गया, ठीक है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टैंड में कहा था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अथॉरिटी से, बेसिकली अब ये एजुकेशन मिनिस्ट्री हो चुका है, तो उस टाइम पे ये कहा गया था कि आप लोगों को कोई एक ऐसी कमिटी बनानी चाहिए जो रैगिंग को रोकने के लिए काम करे। तो यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी के जो चीफ थे एक्स CBI ऑफिसर थे जिनका नाम है राघवन, और उन्हीं के नाम पे इस कमेटी का नाम पड़ जाता है राघवन कमेटी। बेसिकली इन्होंने 2007 के अंदर अपनी रिपोर्ट दी थी पहले, तो ये एक्स CBI चीफ है, ये याद रख लीजिएगा। सेकेंड थिंग, इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, ये रिपोर्ट दे दी थी 2007 में, बहुत पुराना है लेकिन आपसे पूछा गया है। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे, उनमें से कुछ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि इन्होंने कहा था कि रैगिंग जो टर्म है, ठीक है, इस रैगिंग को क्या कर देना चाहिए या क्या मानना चाहिए, तो एन एक्ट ऑफ ह्यूमन राइट अब्यूज, ठीक है, एन एक्ट ऑफ ह्यूमन राइट अब्यूज के रूप में इसे मानना चाहिए। सेकेंड थिंग, इन्होंने एंटी रैगिंग सेल डेवलप करने की बात की थी, और टोल फ्री हेल्पलाइन से रिलेटेड भी इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे जिनको मानते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे वर्क किए हैं। पूछा जा रहा है त्रिपिटक जो कि एक सैक्रेड टेक्स्ट बुक है और इनमें से किससे रिलेटेड है, तो देखिए बेसिकली बुद्धिज्म से रिलेटेड है। बुद्धिज्म के बारे में इसी पेपर में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा ही गया था, जहां पे आप लोग देख पा रहे थे कि सबसे पहले किसकी मूर्ति की पूजा होती है इंडिया में, तो वो लॉर्ड बुद्धा ही थे। आप लोगों को मैं ये भी बता चुका हूं कि बुद्धिज्म 2 पर्टिकुलर सेक्ट में बटा था, ठीक है, उनके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। इनमें अगर आप देखेंगे तो जो त्रिपिटक है, बेसिकली क्या होता है कि इनमें से कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो कि घर वगैरह त्याग कर देते हैं और जंगलों में या विहार के अंदर रहते हैं, बेसिकली उनको विहार कहा जाता है, या बुद्ध संघ भी बोल सकते हो आप। तो उन संघ के अंदर, उन विहार के अंदर जहां पे बहुत सारे बुद्धिज्म से रिलेटेड भिक्षु रहते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, कैसे होंगे, तो ऐसे 32 बुक्स अवेलेबल हैं। उन 32 बुक्स में 3 बुक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, जस्ट लाइक एक तो यहाँ पे है विनय पिटक, ठीक है, विनय पिटक जो है ये बास्केट ऑफ डिसिप्लिन के नाम से जाना जाता है। सेकंड जो बुक है यहाँ पे दैट इज नोन एज सूत्र पिटक, ठीक है, इसको जाना जाता है एज अ बास्केट ऑफ डिस्कोर्स, ठीक है। और थर्ड बुक जो है आपके सामने दैट इज अभिधर्म पिटक, ठीक है, अभिधर्म पिटक, ये जो बुक है इसको जाना जाता है बास्केट ऑफ स्पेशल और फ्यूचर डॉक्ट्रिन के नाम से। तो ये जो 3 बुक्स हैं इन्हीं को कहा जाता है त्रिपिटक, ओके। तो बेसिकली त्रिपिटक किनसे रिलेटेड है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धिज्म से रिलेटेड होगा। पूछा जा रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बेसिकली रिजर्व बैंक के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ये माइकल देव पत्रा है, ठीक है, ये रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर के रूप में बनाए गए हैं। बेसिकली ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनको अपॉइंट क्यों किया गया,
तो आप बताएंगे कि जो विरल आचार्य थे उन्होंने रेजिग्नेशन दी थी, ठीक है, 6 मंथ पहले ही उनके जगह पे इनको अपॉइंट किया गया था। और ये सिर्फ एक ही पर्सन एज अ डेप्यूटी गवर्नर चूज नहीं किए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। तो एट प्रेजेंट इनके अलावा जो 3 हैं, दैट इज बीपी कानूनगो है, सेकंड है एम के जैन, और थर्ड है आपके पास एन एस विश्वनाथन, ठीक है। तो ये 3 भी डेप्यूटी गवर्नमेंट हैं, लेकिन रिसेंट अगर पूछा जाए तो आपका आंसर माइकल देवपत्र हो जाने वाले हैं। पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन वनीला जो है वो इंडियन नेवी ने स्टार्ट किया, ठीक है, किस साइक्लोन से रिलेटेड था या किस साइक्लोन रिलीफ वर्क के लिए था। तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि जो साइक्लोन था ये साइक्लोन है दियाने, ठीक है, करंट अफेयर्स में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। साइक्लोन दियाने से जब अफेक्ट हुआ था मैडागास्कर, तो वहां पे जो रिलीफ पैकेजेस है, रिलीफ ऑपरेशंस हैं, उनको अचीव करने के लिए मेडिकल कैंप वहां पे अवेलेबल करवाने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन वनीला इनिशिएट किया गया था। पूछा जा रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इन्होंने आर्टिकल 32 को यहाँ पे आर्टिकल 32 को इन्होंने कहा था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को इन्होंने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपके लिए इजी क्वेश्चन था। पूछा जा रहा है हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब बेसिकली लॉ कमीशन क्या होता है, तो ये एक टाइप का एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। किनके लिए एडवाइजरी बॉडी है? टू द लॉ मिनिस्ट्री, ठीक है, टू द लॉ मिनिस्ट्री ये एक एडवाइजरी बॉडी है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बस ये एडवाइस देने के लिए काम करता है। फर्स्ट टाइम इंडिया में 1955 में फॉर्म किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे MC सीतलवाड़, ये फर्स्ट लॉ कमीशन से रिलेटेड थे। एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो 21st लॉ कमीशन इंडिया में वर्क कर रहा था, जो कि 2015 से 18 तक वर्क किया। अभी आपके एग्जाम तक कोई नया लॉ कमीशन एस्टैब्लिश नहीं किया गया। तो इस रीसेंट जो लॉ कमीशन था 21st लॉ कमीशन, इसके हेड कौन थे? तो जस्टिस BS चौहान थे, ठीक है। इनका पूरा नाम बलबीर सिंह चौहान था, बट अगर आपको बलबीर सिंह भी याद था तो आप इजीली BS से आइडिया लगाकर इसका आंसर दे सकते थे, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे अच्छे रिकमेंडेशंस भी दिए थे, और इनका जो लास्ट रिपोर्ट था, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बात की, रिपोर्ट देते हैं। तो इनका जो लास्ट रिपोर्ट था जिसका नंबर था 277, ये कहता था रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन के बारे में, लीगल रेमेडीज के बारे में, और भी DNA प्रोफाइलिंग बिल हुआ, या फिर जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस हुआ, BCCI से रिलेटेड, स्पोर्ट्स में बैटिंग से रिलेटेड किस टाइप से उनको रेगुलेट किया जा सकता है, उनके बारे में इन्होंने अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी थी। पूछा जा रहा है मेन लीडर ऑफ स्वराज पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो स्वराज पार्टी थी इनको स्टैब्लिश किया गया था। तो आप बताएंगे कब स्टैब्लिश किया गया था? तो जब कांग्रेस खिलाफत मूवमेंट था, तो उसी टाइम पे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी स्टैब्लिश की गई थी। ये तो इसका फुल फॉर्म, बट जनरली इसे हम स्वराज पार्टी के ही नाम से जानते हैं। तो जब इसे फॉर्म किया गया था, तो आप बताएंगे जनवरी 1923 में इसे फॉर्म किया गया था, जब गया के अंदर कांग्रेस का सेशन हो रहा था 1922। उस टाइम पे इसके बारे में डिस्कशन हुई थी, और 1923 में इसे फॉर्म किया गया था। ये जो पर्टिकुलर वर्क है इन्होंने किया था, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट चित्तरंजन दास ने किया था, जिसे आप लोग CR दास के नाम से जानते हैं। और सेकंड पर्सन यहाँ पे मोतीलाल नेहरू थे, जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट दी थी साइमन कमीशन के अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये दोनों ही पर्सन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनका नाम आप याद रखिएगा। पूछा जा रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, तो ये कब पास किया था? तो
ये एक्ट पास किया गया था जुलाई 1947 में, ठीक है। जब 18 जुलाई को, बेसिकली अगर आप डेट भी बात करना चाहें तो 18 जुलाई 1947 को ये जो एक्ट है वो पास हुआ था, जो रॉयल असेंट के थ्रू। यहाँ पे आप देखेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसमें ये कहा था कि इंडिया के दो पार्टीशन किए जाएंगे, फर्स्ट वन इज इंडिया एंड सेकंड वन पाकिस्तान फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। उस टाइम पे जो ड्राफ्ट था वो किसने दिया था, तो आप बताएंगे क्लीमेंट एटली वहां पे अवेलेबल थे, ठीक है। और क्लीमेंट एटली कौन थे मुझे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप खुद ही कमेंट करके यहाँ पे मुझे बताइए। इतनी देर से आप सुने ही जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी कमेंट कर सकते हैं। तो क्लीमेंट एटली थे। ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो था ये किस पे बेस्ड था, तो आप लोग बता देंगे कि माउंट बैटन प्लान जो बनाया गया था इसी को आप लोग 3 जून प्लान या फिर सिर्फ जून प्लान के नाम से भी जानते हैं। 3 जून की योजना भी इसको बोलते हैं, ठीक है। वो आप लोग इजीली याद रखेंगे। और उसी टाइम पे ये फाइनलाइज कर दिया गया था कि इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर्म किए जाएंगे, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो अपॉइंट किए गए थे पाकिस्तान के गवर्नर जनरल, ठीक है। तो एक तो नाम आप लोगों को याद रखना है, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। ये बनाए गए थे पाकिस्तान की तरफ से गवर्नर जनरल। एंड लॉर्ड माउंट बैटन, ठीक है, लॉर्ड माउंट बैटन जो थे वो कहां से थे, तो आप बताएंगे वो इंडिया के गवर्नर जनरल बनाए गए थे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट शुड बी मिनिमम एज ऑफ अ पर्सन टू होल्ड द गवर्नरशिप ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब सबसे पहली चीज जो आप लोगों को यहाँ पे देखना चाहिए, आर्टिकल 156 में एज के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हो, बहुत सारों ने इसके अगेंस्ट आर्गुमेंट प्रेजेंट किया हो, क्योंकि आर्टिकल 156 जो है ये कहता है कि द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सेकेंड थिंग वहां पे ये कही जा रही है कि द गवर्नर मे बी राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। थर्ड ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि सब्जेक्ट टू द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल गवर्नर शैल होल्ड फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर। और फोर्थ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि गवर्नर शैल नॉट विथस्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर अपॉन द ऑफिस। तो यहाँ पे एज रिलेटेड कोई भी बात नहीं कही गई, तो एज रिलेटेड बात कहाँ कही गई, तो आप बताएंगे आर्टिकल 157 के अंदर एज रिलेटेड या फिर एज रिलेटेड डिस्कशन किया गया है, जबकि 157 और 158 के अंदर जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। और इन एलिजिबिलिटी में क्या बताया गया है कि गवर्नर क्या होंगे, सिटीजन होंगे इंडिया के, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे। सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या बताया गया है कि एटलीस्ट जो एज होगा वो क्या होगा, 35 ईयर का होगा, ठीक है। और नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट, या कहीं से भी वो मेंबर नहीं होने चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे आपका आंसर जो है 35 ईयर है। लेकिन क्वेश्चन में जो आर्टिकल 156 का रेफरेंस है ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। पूछा जा रहा है हु वाज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी इन द बैटल ऑफ चौसा। तो बैटल ऑफ चौसा जो है ये एक मिलिट्री एंगेजमेंट था, किन किन के बीच में था, तो आप बताएंगे मुगल एम्परर था, और मुगल एम्परर में भी कौन, तो हुमायूं था, ठीक है। और बेसिकली ये वर्सेस थे शेर शाह सूरी, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट एक बैटल होता है जिसको आप लोग बैटल ऑफ चौसा के नाम से जानते हो। 26 जून 1539 के दिन ये किया गया था। और बक्सर का बैटल आपने सुना ही होगा, उसके बहुत ही पास में ये जगह है, वहां पे किया गया था। तो इस बैटल में क्या हुआ था, हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ गया था। तो इसको जीतने वाले कौन, तो आप बता देंगे कि शेर शाह सूरी जीते थे, जबकि हारा कौन था, हुमायूं यहाँ पे हार गया था। उसी के बाद शेर शाह ने अपने को फरीद अल दीन शेर शाह कहा था, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अगर बात करें, द सिटी विच इज मोस्ट पॉल्यूटेड ड्यू टू डंपिंग एंड बर्निंग ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो डंपिंग एंड बर्निंग ऑफ वेस्ट में
दिल्ली का नाम सबसे पहले आएगा। किसने असाइन किया? तो CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है क्या? तो इंडिया में ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के थ्रू वर्क करता है। स्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1974 में वाटर एक्ट के थ्रू। ठीक है, वाटर एक्ट के थ्रू इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी और ये वर्क करता है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे ये सारी चीजें याद रखेंगे। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? तो आप बताएंगे कि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में अवेलेबल है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा और इसी के साथ साथ आपके फार मोर क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हुए होंगे। तो ऐसे ही सेशंस देखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और PDF के लिए आप इन प्लेटफॉर्म्स पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।